गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के बायो 10 सीरीज में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सिखाने वाले हैं, दैट इज ट्रांसपोजन्स, या जिसको हम मोबाइल एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। आपने इसका नाम जंपिंग जीन भी सुना होगा, और जिसकी डिस्कवरी बारबरा मैकक्लिंटक एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने मेज के अंदर किया था। तो आज हम इसी बारे में समझेंगे कि एक्चुअली में ट्रांसपोजन्स होते क्या हैं। तो देखिए, ट्रांसपोजन्स क्या होते हैं, इनको हम जंपिंग जीन्स, मोबाइल एलिमेंट, सेल्फिश जीन या कंट्रोलिंग एलिमेंट के नाम से जानते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। डीएनए के जो सीक्वेंसेस होते हैं उनमें कुछ जीन्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, ठीक है। एक कुछ सेगमेंट ऐसा होता है जो ऐसा देखा गया है कि जिनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें बीच में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। इस एंजाइम का नाम होता है ट्रांसपोजेज एंजाइम, और ये ट्रांसपोजेज एंजाइम और बगल बगल में कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, किनारे किनारे पे कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, और इनके बीच में एक छोटा सा सेगमेंट होता है जिसको हम ट्रांसपोजेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। ये सेगमेंट ऐसे जीन, ये जो सेगमेंट है ऐसे जीन कैरी करता है जो कि ट्रांसपोजेज एंजाइम बनाता है, और यही ट्रांसपोजेज एंजाइम क्या करता है, इस पूरे ट्रांसपोजन को यहाँ से कट करके ये मूव करवा देता है किसी दूसरी लोकेशन पे, या तो सेम क्रोमोसोम के अंदर या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम में। मतलब पार्ट ऑफ डीएनए का कुछ ऐसा पार्ट होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ये देखने मिलता है, प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट तक, जो कि किसी अपने ओरिजिनल पोजीशन से मूव होके जीनोम के अंदर किसी दूसरे क्रोमोसोम या सेम क्रोमोसोम में दूसरी लोकेशन पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं। इसको हम जंपिंग जीन के नाम से जानते हैं, या ट्रांसपोजन्स के नाम से जानते हैं, या मोबाइल एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो समझना यहाँ पे, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विद इन द सेम क्रोमोसोम आर इन डिफरेंट क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोजिशन। और एंजाइम जो इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी ट्रांसपोजिशन का जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, इसके पास ये एंजाइम भी होता है, ट्रांसपोजेज एंजाइम, और ये एंजाइम इस लोकेशन को यहाँ से कट करके फिर यहाँ पे कट लगा सकता है। जैसे यहाँ पे आके यहाँ पे देखिए फिट हुआ है, तो यहाँ पे कट लगा के इस जो पहले से यहाँ जीन रहा होगा उसको डिस्टर्ब करता है या रिमूव कर देता है, और अपने यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाता है। तो ये एक ऑटोनॉमस प्रोसेस है। ऑटोनॉमस का मतलब इसके पास खुद की मशीनरी है कि वो वहाँ से जिस ओरिजिनल लोकेशन पे होगा वहाँ से ये मूव करके दूसरी किसी लोकेशन पे पहुँच जाता है। तो आई होप कि आपको ट्रांसपोजन समझ में आया होगा। इसको हम जंपिंग जीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने जीनों में अपनी ओरिजिनल लोकेशन से मूव करके किसी और लोकेशन पे जा सकता है, या तो सेम क्रोमोसोम के अंदर या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं, और ऐसे इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इसको हम ट्रांसपोजेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रांसपोजन्स कितने तरीके के होते हैं, ट्रांसपोजिशंस या ट्रांसपोजन कितने तरीके के होते हैं। एक होता है डीएनए ट्रांसपोजन, और एक होता है आरएनए ट्रांसपोजन या रिट्रो ट्रांसपोजन के नाम से इसको जानते हैं। एकदम आराम से समझिएगा, बहुत ही आसान है। डीएनए ट्रांसपोजन को क्लास 2 एलिमेंट कहा जाता है, और रिट्रो ट्रांसपोजन को क्लास 1 एलिमेंट कहा जाता है। डीएनए ट्रांसपोजन का मतलब है कि जो ये जीन है या डीएनए है, डीएनए का कोई सेगमेंट यहाँ से मूव कर रहा है, या जीन का कोई सेगमेंट यहाँ से मूव करके, हो सकता है इसी क्रोमोसोम में से दूसरे लोकेशन पे चला जाए, या हो सकता है किसी दूसरे क्रोमोसोम के अंदर आ जाए। तो डीएनए का सेगमेंट अगर यहां से रिमूव हो रहा है, जंप कर रहा है या मूव कर रहा है, तो इसको हम डीएनए ट्रांसपोजन के नाम से जानते हैं। रिट्रो ट्रांसपोजिशन का केस हम अभी देखेंगे। देखिए, डीएनए ट्रांसपोजन भी दो तरीके का होता है, एक होता है कंजर्वेटिव और दूसरा होता है रेप्लिकेटिव। कंजर्वेटिव को हम कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजन भी कहते हैं, रेप्लिकेटिव को हम कॉपी एंड पेस्ट ट्रांसपोजन भी कहते हैं। ध्यान से समझना, कट एंड पेस्ट का मतलब ये है कि सेम फ्रेगमेंट मूव्स फ्रॉम ओल्ड टू न्यू लोकेशन। मतलब मान लीजिए ये डीएनए है, इसमें ये ट्रांसपोजन है, ठीक है, इसमें क्या है, ये ट्रांसपोजन है या जंपिंग जीन है, वो अपने वही ट्रांसपोजन वहां से कट हो जाए और दूसरी लोकेशन पे जाके पेस्ट हो जाए, ठीक है। यहां से कट हो जाए और दूसरी लोकेशन पे जाके पेस्ट हो जाए, तो इसको हम
कंजर्वेटिव या कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजन के नाम से जानते हैं। लेकिन रेप्लिकेटिव या कॉपी एंड पेस्ट क्या है? देखो यहाँ पे क्या है, जैसे सेम ये देखिए ये केस है, यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसपोजन है। सपोज करो ये ट्रांसपोजन अपने आप को पहले रेप्लिकेट कर लेगा, रेप्लिकेट करके अपनी एक न्यू कॉपी बना के फिर जाके किसी दूसरी लोकेशन पे जाके ये इंसर्ट हो जाएगा। तो इसमें भी है, मतलब इसकी डबल डबल कॉपी हो जाएगी, चाहे सेम क्रोमोसोम में या दूसरे क्रोमोसोम में। तो ये क्या हुआ, कॉपी एंड पेस्ट हुआ। पहले केस में क्या था, कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट को कंजर्वेटिव और कॉपी पेस्ट को रेप्लिकेटिव कह दिया। सॉरी कॉपी पेस्ट को क्या कह दिया, रेप्लिकेटिव। ये बात तो समझ आ गया सभी को, कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट का मतलब। अब देखना यहाँ पे ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है, ये जनरली प्रोकैरियोट में देखने को मिलता है। कुछ एलिमेंट का नाम आपको याद रखना होगा, जैसे प्रोकैरियोट में कुछ जंपिंग जीन है, TN5 TN10 बैक्टीरिया के अंदर देखा गया है। यूकैरियोट में P एलिमेंट इन ड्रोसोफिला, बार बार ये क्वेश्चन आते हैं, और ACDS एलिमेंट इन मेज, ठीक है ना। P एलिमेंट इन ड्रोसोफिला, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। P एलिमेंट क्या है तो आपको पता होना चाहिए, जंपिंग जीन है, ठीक है। ड्रोसोफिला के अंदर देखा गया है और ACDS इन मेज के अंदर देखा गया है। अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे ये केवल प्रोकैरियोट में जनरली देखा जाता है, जिसका कुछ एग्जाम्पल लिखा है हमने, TN3, म्यू एलिमेंट, फेज एलिमेंट, ये सब एलिमेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। अब हम क्लास 1 एलिमेंट के केस को देखते हैं कि क्लास 1 एलिमेंट का केस क्या है। क्लास 1 एलिमेंट को हम रिट्रो ट्रांसपोजन कहते हैं। सपोज करो कि ये DNA है, DNA में ये ट्रांसपोजन है या जंपिंग जीन है, ठीक है। ये जंपिंग जीन पहले अपनी mRNA बनाएगा, पहले अपना mRNA बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनाया, mRNA बनाने के बाद वापस से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से cDNA बनाया, कॉपी DNA बनाया। मतलब यहाँ रिट्रो का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब cDNA बनाने के बाद ये किसी नए लोकेशन पे जाके क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरीके को हम रिट्रो ट्रांसपोजन कहते हैं। तो जीन्स फर्स्ट फॉर्म mRNA विच फॉर्म्ड cDNA एंड देन मूव टू न्यू लोकेशन, इसको हम रिट्रो ट्रांसपोजिशन कहते हैं, और इसको क्लास 1 एलिमेंट भी कहा जाता है। बताइए इतनी बात सभी को समझ आई या नहीं? बिल्कुल आसान है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक एग्जांपल, हम ACDS सिस्टम का देखने जा रहे हैं। ACDS सिस्टम, ACDS सिस्टम को ध्यान से समझेंगे, ये मेज के अंदर डिस्कवर किया गया था। तो देखिए मैकक्लिंटक ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मक्का होता है, आपके सामने एक मक्का बनाने की कोशिश किया हमने। मक्का में उन्होंने उसके सीड कलर में काफी वेरिएशन देखा। अब जैसे सीड कलर में एक सीड इन्होंने देखा कि एक तरीके का सीड कंप्लीटली येलो है, कुछ सीड हैं जो कंप्लीटली पर्पल कलर के हैं, और कुछ सीड हैं जो येलो हैं और उस पे पर्पल कलर के स्पॉट है, तो उसको स्पॉटेड सीड कहते हैं। तो एक मक्के के अंदर, एक कॉर्न के अंदर इनको 3 तरीके के सीड दिखाई दिए। एक कंप्लीटली पर्पल कलर का सीड था, एक कंप्लीटली येलो कलर का सीड था, और एक में येलो कलर का सीड था लेकिन पर्पल स्पॉट थे, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि मेज के अंदर सीड कलर के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल है। क्या? ACNDS जीन्स और C जीन। जो ACNDS जीन है और C जीन, ये तीनों मिलके येलो, पर्पल और स्पॉटेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। येलो, पर्पल और स्पॉटेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब देखना, जो AC है, AC जीन का नाम है एक्टिवेटर जीन, DC जीन का नाम है डिसोसिएटर जीन, ठीक। AC जीन के अंदर 4563 बेस पेयर होते हैं, और जो DC जीन है, ये AC जीन जो एक्टिवेटर जीन होता है उसी में से कुछ बेसिस के डिलीट होने से बना है, मतलब फॉर्म्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ बेसिस फ्रॉम AC जीन। तो AC जीन के ही बेसिस कुछ डिलीट होके DC जीन को फॉर्म करते हैं, और DC जीन की एक शर्त है, एक कंडीशन है कि वो हमेशा काम करेगा AC के प्रेजेंस में, AC के ही प्रेजेंस में वो अपना काम कर सकता है। अब मक्के के अंदर मैकक्लिंटक का क्या ऑब्जर्वेशन था? उन्होंने देखा कि 7th क्रोमोसोम पर, किस पे? 7th क्रोमोसोम पे। 7th क्रोमोसोम पे क्या है कि जो DNA है, यहाँ पे एक जगह AC प्रेजेंट है, एक जगह DC प्रेजेंट है, और एक C जीन है।
अगर जब तक एसी, डीसी और सी जीन एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, सी जीन एक्सप्रेस हो रहा है, तो जब सी जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो मक्के का जो कॉर्न का कलर है वो पर्पल कलर है। सीड का कलर कैसा है? पर्पल। ये सी जीन जब फंक्शनल है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी क्या होता है कि अगर ये डीसी, ये जो डीसी है ये यहां से जंप करके सी वाले रीजन में आ जाता है, जंप करके सी वाले रीजन में आ जाता है, तो सी जीन की एक्टिविटी सप्रेस होगी कि नहीं? हो सकता है उसका जीन डिस्टर्ब हो जाए, हो सकता है, भाई ऑब्वियस सी बात है, वहां पे कोई दूसरा इंसर्ट हो गया तो सी जीन का क्या हो गया? डिस्टर्बेंस हो गया। तो उस केस में देखा गया कि मक्के का कलर येलो होता है। मक्के का कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है, मतलब उसका जो सीड है वो येलो कलर का होता है। तीसरे केस में ये देखा गया, लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में जाएगा? एसी इसकी हेल्प करेगा, एसी इसकी हेल्प करेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि फिर देखा गया कि एक बार सी जीन डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है, तो उसने काम करना बंद किया, डीएस ने अपना जो है, एसी डीएस है ना, हाँ, डीएस जो है वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डीएस फिर नहीं मानता, ये अपनी आदत से मजबूर है, सी जीन को छोड़ के वापस किसी दूसरे लोकेशन पे जाने की कोशिश करता है एसी की प्रेजेंस में। एसी की प्रेजेंस में ये डीएस इसको इस सी जीन को वापस से क्या करता है? लीव कर देता है, और ये डीएस फिर किसी लोकेशन पे जाके जुड़ जाता है। तो देखा गया जब सी दोबारा से एक्टिवेट हुआ या सी जीन का एक्टिविटी फिर से इसका सप्रेशन खत्म हुआ, तो ये येलो कलर का सीड तो बनता है, लेकिन उस पे जो है ना इस पर मतलब केवल पर्पल कलर के स्पॉट होते। जहां पे पहले सी जीन जब एकदम नॉर्मल था तो पूरा सीड ही पर्पल था, लेकिन डीएस के इंसर्शन के बाद वापस से जब ये फ्री हुआ तो अब केवल सीड में कुछ पर्पल कलर के स्पॉट नजर आए। तो ये देखा गया कि कंक्लूजन क्या था इसका, कि एसी और डीएस, एक्चुअली डीएस ही जंपिंग जीन है, यहाँ पे जंपिंग जीन डीएस है, एसी जंपिंग जीन नहीं है, बस डीएस जो है एसी की प्रेजेंस में काम करता है। एसी डीएस वर कंट्रोलिंग एलिमेंट्स, ये क्या थे? मतलब ये कंट्रोलिंग एलिमेंट कहे जाते हैं, दैट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ सी जीन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट सीड कलर। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो जंपिंग जीन है वो कहीं कहीं इसका ये जो एसी डीएस सिस्टम है इसका क्या आपको रोल है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये पूरी कहानी है एसी डीएस सिस्टम इन मेज की। ये पूरा लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा CSIR नेट में, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेट या फिर सेट एग्जामिनेशन हो, चाहे किसी भी तरीके का टीएसटी पीएचडी एग्जामिनेशन हो, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ACDS, पी एलिमेंट, ट्रांसपोजन, जेनेटिक या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट पूछ दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या, अब इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? रिजल्ट ये हो सकता है जीनोम साइज स्मॉल हो सकता है, जीनोम साइज स्मॉल हो सकता है ना, स्मॉल हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल प्रोटीन, जो नॉर्मल जीन है उसकी एक्टिविटी सप्रेस हो सकती है, या कभी कभी हो सकता है कि न्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाए, नई प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पे इसके रिजल्ट भी हो सकते हैं। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक बार वापस से देख लीजिए। इसको हम ट्रांसपोजन्स को जंपिंग जीन या मोबाइल एलिमेंट कहते हैं। इसको सेल्फिश जीन इसीलिए कहा जाता है कि इसको मतलब नहीं है, ये कहीं पे भी जाके इंसर्ट हो गया, उसकी एक्टिविटी सप्रेस हो या एक्सप्रेस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको सेल्फिश जीन या कंट्रोलिंग एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही फिर कंट्रोल करने लग जाता है उस पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को, ठीक है। और इसमें हमने आपको बताया कि ये दो तरीके के होते हैं। डीएनए ट्रांसपोजन, जिसमें कंजर्वेटिव को कट एंड पेस्ट कहते हैं, रेप्लिकेटिव को कॉपी एंड पेस्ट कहते हैं। रिट्रो ट्रांसपोजिशन में पहले एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से फिर डीएनए बन के फिर वो मूव करता है, ठीक है। और उसके बाद ACDS सिस्टम, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे फिर अगले किसी लेक्चर में कोई नया टॉपिक हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए कि आप इसको जो नोट है ना वो जरूर प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।